नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, पहलव वंश, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी, लगातार मेहनत करिए। विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आपके रिश्तेदार बोलेंगे कि अरे इतना टाइम हो गया नहीं आ रहा है। आपके फ्रेंड्स बोलेंगी अरे देखो मैंने तो ये कर लिया, बहुत जल्दी में सेलेक्ट हो गया, तुम पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़े हो। बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन एक संकल्प आपके लिए काफ़ी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। उसके लिए अथक परिश्रम करिए, मेहनत करिए। और अगर आप मेहनत और गुणवत्ता दोनों से समझौता नहीं करते तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है, क्योंकि सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पसीना टपकाना पड़ेगा, सर्दी में भी पसीना टपक जाए ऐसी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी सेलेक्ट होंगे। वरना आप कितने टाइम में पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए पढ़ाई करनी ही है, हर हाल में करनी है, क्योंकि जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, उस टाइम पे भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और आपसे आगे निकल रहे हैं। इसलिए पढ़ना ही है, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम सब के पास खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ पाने के लिए है। तो बस पढ़िए। मौर्योत्तर काल कब से कब तक चला? तो 185 से 319 ईसा पूर्व तक मौर्योत्तर काल चला। महाजनपद काल का कालक्रम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल बोलते हैं। प्रथम नगरीकरण काल हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना था? 2500 से लेकर 1350 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण का काल बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ पे प्रत्येक घर में स्नानागार के प्राप्त हुए। और बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य क्या होता है? मृतकों का टीला। लोथल से क्या हुआ है? हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है और मापतौल के बाट बटखरे प्राप्त हुए हैं। और लोथल से क्या होता है? फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है। इसके साथ अभी हाल ही में समुद्री डॉकयार्ड कहाँ पे बनाया जा रहा है? लोथल में। धौलावेला, धौलावेला को यूनेस्को के 40वें विश्व विरासत स्थल में, यूनेस्को स्थल में घोषित किया गया है। 39वें विश्व विरासत कौन है? रामाप्पा मंदिर। रामाप्पा मंदिर कहाँ पे? केरल में। सारे पॉइंट सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ, आगे डिस्कस करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की थी? बृहदत्त की हत्या की थी पुष्पमुंग ने। पुष्पमुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश के कुछ प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता। चंद्रगुप्त मौर्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक बृहदत्त। ये चारों शासक याद रखिएगा। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने। वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। पुष्पमुंग शुंग के बारे में वर्णन किया जाता है कि एक ब्राह्मण था और इसने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना कैसे की थी? मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या करके। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्पमुंग शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसने लिखवाया था? शक राजा रुद्रदामन ने। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में सर्वाधिक लंबा अभिलेख लिखाया था, जो कि शक राजा थे रुद्रदामन। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ से प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र। कुजल खटफिसिस किस वंश का शासक था? कुषाण। कुषाणों के सामंत कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? खटफिसिस द्वितीय ने। खटफिसिस द्वितीय कुषाण वंश का शासक था। इसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्काएं जारी की। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी करता है? और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी होते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा।
किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने क्या किया था? छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण बहुत ही अग्रणी थे। जैसे स्थापत्य कला, वास्तुकला में कुषाणों को एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अच्छा, वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलता है? प्रिट्जर अवार्ड और पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में, जबकि प्रिट्जर अवार्ड आपके वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे है? सरदार सरोवर बांध में। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसका निर्माण किसने किया था? राम सुतार ने, याद रखिएगा। और अभी आपका जो काफ़ी टाइम से चर्चा में रहा है कि हमारी नई संसद भवन बन रही है। नई संसद भवन को कौन बना रही? टाटा कंपनी बना रही। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अच्छा, टाटा कंपनी की एक है स्टील कंपनी है, कौन सी? टिस्को। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। कहाँ पे हुई थी? तो जमशेदपुर के सापची स्थान में हुई थी, याद रख लीजिए। अभी ग्रुप डी के में क्वेश्चन आया था, इसलिए याद रखिए कि हो सकता है कि आगे एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि अभी टाटा चर्चे में है। टाटा चर्चा में क्यों है? अब आपको ये समझना होगा। किसी भी एग्जाम को देखिए, उसका पैटर्न देखिए कि क्वेश्चन आया कैसे। पहली बात, क्वेश्चन अभी टाटा चर्चा में है। टाटा चर्चा में कैसे? कि अभी कुछ टाइम पहले एयर इंडिया का विलय भी पुनः टाटा में हो गया। टाटा पहले किसकी थी? एयर इंडिया पहले टाटा की थी, बाद में भारत सरकार के पास आई, अब पुनः एयर इंडिया टाटा में चली गई। इसके साथ ही अभी जो आईपीएल हुआ, इस बार का आईपीएल का स्पॉन्सरशिप कौन था? टाटा था। और आपके संसद भवन का निर्माण कौन करवा रहा है? टाटा। तो ये सब क्या हुए? टाटा से जुड़े हुए करंट के मुद्दे। अब हो सकता है ना कि आपसे टाटा से जुड़े कुछ स्टैटिक मुद्दे पूछते, जैसे टिस्को। टिस्को किसकी है? टाटा। टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1907 में सापची में हुई थी। सापची कहाँ पे? जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो जमशेदपुर आपको स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। सारे पॉइंट याद करिए। अब आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री क्लास में आप करंट क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है। ये मुद्दा आ गया यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट बता दिए। इन सारे पॉइंटों को ऊपर लिखते जाइएगा। और जो सारे मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ पेड क्लास में या फिर यहाँ पे, उन सब को तैयार कर लिए। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको मेहनत करनी है। भारत में पहली बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? सबसे पहली बार सैनिक शासन प्रारंभ किया गया था ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में भारत यूनानी राष्ट्र बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या था? उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राष्ट्र। बैक्टीरिया के निवासी कौन से थे? मैक्स मुलर ने क्या बताया था आर्यों के आगमन के संबंध में? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने प्यार किया था? तमिल और चेर। जो चेर वंश के थे और तमिल थे, इन्होंने क्या किया था? रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के। जो सातवाहन के जो शासक थे, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की, ये पहले क्या करते? मौर्य साम्राज्य में अधिकारी के रूप में काम करते थे। वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था, कनिष्क। कनिष्क के समय ही क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति हुई। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? और उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्षता की थी आपके अश्वघोष ने, उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से? हीनयान और बौद्धयान। याद रखिए। गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती? धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? महापरिनिर्वाण क्या होता है? इसके साथ ही इनका क्या होता है? सर्वप्रथम इनका प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली का विस्तार होता है। जब कुषाण काल में स्थापत्य कला भी बहुत अच्छी थी, तो उस टाइम पे क्या होता? मूर्तिकला की गांधार शैली का विकसित हुआ था। गांधार शैली में भारत और ग्रीक, भारत और यूनानी दोनों की शैलियों को मिश्रण करके जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उसे बोलते थे गांधार शैली। अब चलिए इनके क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। धर्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। कब इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। इन्होंने कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। कौन कौन से? एक बीमार व्यक्ति देखा था,
एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति देखा था, एक डेड बॉडी जा रही थी, एक बहुत ही प्रशंसित सन्यासी 4 दृश्य देखे थे जिसके पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनके गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। कहाँ पे पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में भी, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, वैशाली में। इसके बाद ही आपको जो महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अभी श्रावस्ती से हाल ही में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुशाणों ने। और जबकि कुछ कटवर्षी द्वितीय ने क्या किया था, सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था, सातवाहन। सातवाहन ने क्या किया, पूरे दक्षिण भारत में एक अच्छा शासन व्यवस्था को संभाला। तो अगर मौर्यों के बाद पूछेगा तो सर्वाधिक क्या हुआ, तो प्रभावशाली राज था आपका सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है, कुशाणों काल में। गौतम बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा, लेटी हुई प्रतिमा तो अभी बोध गया बिहार में बन रही है, जबकि गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, कुषाण काल के में। क्योंकि कुषाण काल में गांधार शैली चल रही थी। गांधार क्या होती है, मूर्ति कला की एक शैली जो भारतीय यूनानी शैली दोनों का सम्मिश्रण होती है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, कर्ण वंश में। शुंग वंश की समाप्ति के पश्चात कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पेन चाओ ने। पेन चाओ ने क्या किया था, कनिष्क को पराजित किया था। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई, कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। क्लियर। उत्तर तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया, कुषाणों ने। कुषाणों ने सोने के सिक्के भी जारी किए और सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है, 57 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत। जैसे जैन धर्म की भी क्या थी भाषा, प्राकृत थी। बहुत सारे जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, जबकि सामान्यतः बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखेंगे, पाली भाषा में। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो कला शैली ग्रीक और यूनानी की मिश्रण थी। गांधार शैली मूर्ति कला की शैली है जिसमें भारतीय और यूनानी या फिर ग्रीक कहते हैं, इन दोनों का सम्मिश्रण उस कला को बोलते हैं गांधार शैली। गांधार शैली का विकास कब हुआ था, कुषाणों के शासन काल में। कौन सा कुषाण वंश का शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषवर्ष। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है, पेशावर। कनिष्क ने क्या किया था, पेशावर का ही नाम बदल के पुरुषपुर रखा था और उसे अपनी राजधानी बताया था। चरक क्या थे, चिकित्सक थे। इसके क्या नाम रखा गया, चरक क्या कहाँ के थे, कनिष्क के। अभी हाल ही में जैसे डॉक्टर्स जो शपथ लेते हैं, कौन से शपथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटिस शपथ लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हिप्पोक्रेटिस शपथ का नाम बदल के चरक शपथ रखा गया। तो कई बार पूछता है डॉक्टर कौन से शपथ लेते थे, हिप्पोक्रेटिस ओथ। हिप्पोक्रेटिस ओथ का नाम चेंज करके चरक ओथ रखा गया। अभी हाल ही में डॉक्टर विधानचंद्र राय को कौन सा अवार्ड मिला था, डॉक्टर विधानचंद्र राय अवार्ड किसको मिला था और किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्म दिवस को ही हम डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं, नर्स डे कब बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और इस बार की थीम क्या थी, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है, गांधार कला। गांधार कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था, तक्षशिला भी एक फेमस इसीलिए स्थान है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन ने। जो आपके कुषाण थे ना, इन्हें इंडो बैक्टीरियन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कहाँ के निवासी थे, बैक्टीरिया के निवासी थे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में, मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह है और ये कहाँ पे स्थित है, यूपी में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपको कुछ और पॉइंट आपको आने चाहिए। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी, सातवाहन ने। सातवाहन क्या करते थे, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देते थे। अच्छा, भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। तीनों याद रखिएगा।
इसके साथ ही विनोबा भावे को कौन सा रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल बोला जाता है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का प्रारंभ किसने किया था? यूनानियों ने प्रारंभ किया था। भारतीयों को महान सिल्क रूट किसने बताया था? कनिष्क ने। सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। देखिए क्या हुआ था कि सिल्क रेशम की खेती सर्वप्रथम कौन करता था? चाइना करता था। देखिए चाइना के रेशम की खेती करता था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसी टाइम जब कुषाणों का क्या हुआ, रोम वालों से व्यापार हुआ, तब इन्हें सिल्क के बारे में पता चला। तो कनिष्क ने क्या किया था? सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग प्रारंभ करवाया था। किसने? कनिष्क ने। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। शक संवत का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। चरक क्या थे? चरक ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, गुरु भी थे। इनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। इनकी फेमस पुस्तक अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की फेमस पुस्तक इंडिका। सुश्रुत क्या थे? सुश्रुत आपके पहले शल्य चिकित्सक थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। खारवेल कलिंग का महान शासक था। कलिंग वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। इसके साथ ही जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर 100% सोलर एनर्जी संचालित पहला मंदिर है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध का किसके शंखों पर अंकन हुआ? कनिष्क। कनिष्क ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसने जो सिक्के चलाए थे उसमें क्या करा था? गौतम बुद्ध की अंकन कराया था। अच्छा, लुम्बिनी को किसने कर मुक्त रखा था? अशोका ने। अशोका ने क्या किया था? लुम्बिनी से कर नहीं लेता था। वो कहता था लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, इसलिए यहाँ से कर नहीं लिया जाएगा। इसका उल्लेख किस अभिलेख में? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का, क्योंकि शैव धर्म को मानते थे और भगवान शंकर पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय, इसलिए इनके क्या होता है? सिक्कों पर कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसके समकालीन था? कनिष्क के समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ कब हुई थी? कुषाण काल में। कहा जाता है कि जो बाल विवाह की प्रथा हुई थी कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। गांधार शैली क्या है? भारतीय और यूनानी शैली दोनों का सम्मिश्रण है। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? अमरावती। अमरावती सातवाहनों की राजधानी थी। आंध्र सातवाहनों की राजधानी की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जो सातवाहन शासकों, इनका वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में, याद रखिएगा। ये सारे वन लाइनर फॉर्म में याद रखिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में? विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में। अब आपके जो तमिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तमिल साहित्य कौन कौन से फेमस राजा हैं? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। तेनाली रामन, कृष्णदेवराय, ऐसे जो कुछ प्रमुख चीज़ें, जैसे आपका संगम काल होता है, संगम का आयोजन कहाँ पे होता है, किस संगम में कितने लोगों ने भाग लिया था, किसकी अनुमति से होता था, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन सारी चीज़ों को याद रखिए, रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।